जिस तरह से इन ब्लॉक्स से हम एक बिल्डिंग बना सकते हैं, ठीक उसी तरीके से सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 9th साइंस फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का वन शॉट वीडियो। हमेशा की तरह खत्म करेंगे इस पूरे लेसन को सिर्फ एक वीडियो में और इस एक वीडियो को देखने के बाद पढ़ने में मजा ही आ जाएगा और हाँ, आपके कॉन्सेप्ट जरूर होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो मैं हूँ रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सब कुछ एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। सो तैयार है सभी लोग? ऑफ कोर्स होंगे ही। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस लेसन की शुरुआत करेंगे एक कहानी के साथ। बहुत 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 सालों पहले की बात है। 1661 में इंग्लैंड के राजा किंग चार्ल्स II ने एक साइंटिस्ट को ऑर्डर किया कि वो कुछ माइक्रोस्कोप्स बनाए जिसके हेल्प से वो हर चीज को डिटेल में देख सके। तो इन साइंटिस्ट का नाम था क्रिस्टोफर। अब क्रिस्टोफर भाई साहब ने क्या किया, इन्होंने ये काम कर दिया डेलीगेट। इन्होंने ये काम दे दिया एक 26 साल के अपकमिंग साइंटिस्ट को जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट हुक ने कर दिया कमाल। यस, सो रॉबर्ट हुक ने एक माइक्रोस्कोप डिजाइन किया, खुद से डिजाइन किया और उस माइक्रोस्कोप से वो इधर उधर की चीजें देखते रहते थे। और एक दिन उन्होंने ऑब्जर्व किया एक कॉर्क समझते हो ना, जिसे हम ट्री के बार्क से बनाते हैं, बॉटल की जो ढक्कन सी होती है, राइट, दैट्स कॉर्क। तो रॉबर्ट हुक ने एक दिन कॉर्क को ऑब्जर्व किया अपने ही बनाए हुए माइक्रोस्कोप में और पता है उसे क्या दिखा? तो रॉबर्ट हुक को दिखा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है ये? हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। एग्जैक्टली, मधुमक्खी का ये हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर सबने देखा होगा कभी ना कभी, राइट? तो कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर रॉबर्ट हुक को दिखा। कब दिखा? जब उन्होंने एक थिन कटिंग ली बार्क की और उसे अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया। ठीक है, तो कुछ सीनरी कुछ ऐसा था कि उन्हें दिखा ऐसे एम्प्टी स्पेसेस हैं जिनके चारों तरफ वॉल्स बने हुए हैं, राइट? वॉल्स से घिरे हुए एम्प्टी स्पेसेस, या फिर कह लो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स जिनको वॉल्स से घेरा गया था। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने इन एम्प्टी स्पेसेस का नाम दे दिया सेल्स। अब आप पूछोगे सेल्स क्यों? क्योंकि सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है ए लिटिल रूम। मतलब उन्होंने इसे ऐसे विजुअलाइज किया कि ऐसा लग रहा है जैसे छोटे छोटे रूम्स बने हैं जिनके चारों तरफ वॉल्स हैं, राइट? तो कुछ विजुअलाइजेशन इस तरह का हुआ रॉबर्ट हुक जी का कि जो सेल होते हैं वो कैसे होते हैं, एम्प्टी स्पेसेस या फिर कंपार्टमेंट्स जिनके चारों तरफ वॉल्स होते हैं और जिनके सेंटर पे एक डॉट सा दिख रहा है, राइट, विच इज नथिंग बट द न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये तो अभी सेल की कहानी की शुरुआत हो रही है। आगे आगे देखो सेल के बारे में कितनी चीजें पता चलेंगी। तो बच्चों, कहानी कुछ इस तरीके से चलती रही कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया सेल, एन अमेजिंग डिस्कवरी। उसके कई सालों के बाद अराउंड 1833 रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया न्यूक्लियस इनसाइड द सेल। वो जो सेल के बीच में जो सेंटर था, न्यूक्लियस, वो डिस्कवर किया रॉबर्ट ब्राउन ने। उसके भी कुछ सालों के बाद इन 1839 श्लेडेन एंड श्वान ने पहली बार प्रपोज किया सेल थ्योरी। और उसके भी कुछ सालों के बाद इन 1855 वर्चॉ ने ये प्रपोज किया कि यार सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि जो सेल्स एग्जिस्ट करते हैं उन्हीं से नए सेल्स बनते हैं, फिर उन सेल्स से आगे जाके और नए सेल्स बनते हैं। तो इस तरीके से चलती रही सेल थ्योरी की कहानी। तो बच्चों, सेल थ्योरी का मतलब क्या बोले, सेल थ्योरी का सार बोल सकती हूँ मैं। सेल थ्योरी का जो बॉटम लाइन था वो क्या था? कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो सेल थ्योरी हमें बताता है। जैसे पहला, सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लाइफ। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने बिल्कुल शुरुआत में बताया था, जैसे वो ब्लॉक्स को जोड़ जोड़ के हम बिल्डिंग बनाते हैं, जैसे ब्रिक्स को जोड़ जोड़ के हम एक बिल्डिंग बनाते हैं, उसी तरीके से सेल्स को जोड़ जोड़ के हम एक पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। इसीलिए ये स्ट्रक्चरल यूनिट है। फंक्शनल यूनिट क्यों? क्योंकि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी फंक्शंस परफॉर्म करता है वो सारे फंक्शंस एक्चुअली वो जो सेल्स जो उसे बनाता है वो सेल्स परफॉर्म करता है, राइट? मतलब सेल के लेवल पे वो फंक्शंस परफॉर्म होना शुरू होते हैं। इसीलिए सेल्स फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी है। इतना ही नहीं, सेल थ्योरी ने यह भी बताया कि सारे सेल्स जो होते हैं वो कहाँ से आते हैं? आसमान से बिल्कुल नहीं टपकते हैं। वो कहाँ से आते हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से। मतलब पहले जो सेल्स थे उन्हीं सेल्स से और नए सेल्स आते हैं। इतना ही नहीं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये भी बताया है सेल थ्योरी ने कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। चाहे एक सेल से बना हो, चाहे कई ज्यादा सेल्स से बना हो, लेकिन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने होते हैं किससे? सेल्स से। ऑर्गेनिजम्स कितने सेल्स से बना है
है। इस बेसिस पर अगर हमें उन्हें क्लासिफाई करना पड़े तो हम ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। यूनि बोले तो वन, यानी कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल से बना हुआ है। मल्टी बोले तो मेनी, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बहुत सारे मेनी सेल्स से बने हुए हैं। बात अगर करें यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की, जैसा कि मैंने बताया यूनिसेल्यूलर बोले तो एक सेल एक ऑर्गेनिज्म, उस पूरे ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक ही सेल है, तो जाहिर सी बात है कि उस ऑर्गेनिज्म के जितने भी फंक्शंस हैं, उस ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए जितने भी काम करने पड़ते हैं, वो काम कौन करता है? वो इकलौता सेल, क्योंकि कोई बैकअप है ही नहीं, कोई हेल्पिंग हैंड ही नहीं है। अब अगर मेरे पूरे घर में सिर्फ मैं ही रहूं, अगर मैं एक लौती इंसान हूं जो मेरे घर पे रहती हूं, तो घर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, खाना बनाना, घर के सारे काम करना वो मुझे ही करना है, क्योंकि मेरे घर में किसी और की एंट्री ही नहीं होती है कि नहीं? तो कुछ वैसा ही हाल है यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स का भी। एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि अमीबा। अमीबा बोलते ही ना बहुत से बच्चों को याद आ जाता है ये जो अमीबा प्ले स्टेशन बन गए हैं आजकल सब शहरों में, राइट? बट अमीबा एक्चुअली में क्या है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। यस, अमीबा कैसा होता है? देखो कैसा होता है, अच्छे से देखो, ध्यान से देखो। इसकी खासियत ये होती है कि इसका कोई शेप नहीं होता है, ये शेपलेस होता है, ऐसा कह सकते हो। और ये एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि ये जो देख रहे हो ना अमीबा, ये बस एक ही सेल है, ये जो दिख रहा है यही एक सेल है, ठीक है? कहाँ पाया जाता है? मोस्टली मैराइन रीजन्स में पाया जाता है। और एग्जाम्पल से कई सारे हैं, जैसे कि क्लामाइडोमोनस, देखो कैसा दिखता है, ये एक ग्रीन एल्गी होता है। वैसे एक बात बताओ, ये जो ऑर्गेनिजम्स के बारे में आप जानते रहोगे, जैसे जैसे हम बायो पढ़ते रहेंगे, इट इज गुड दैट यू गेट एक्वेंटेड विद दिस ऑर्गेनिजम्स, राइट? कि भाई फोटो देख के पहचान लो कि अरे यार ये तो क्लामाइडोमोनस है, मैं पहचानता हूँ इसे। तो वैसी वाली पहचान थोड़ी बहुत हो जानी चाहिए, ताकि जब आप 11th-12th की बायोलॉजी पढ़ो तो आपको काफ़ी चीज़ें ना फेमिलियर लगने लगे, ठीक है? तो ये तो थे क्लामाइडोमोनस। इसके बाद और एग्जाम्पल की बात करें तो पैरामेशियम, ये भी एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, और ये एक्चुअली एक सीलिएट प्रोटोजोआ है। मुश्किल लग रहा है टर्म, घबराओ नहीं, समझा रही हूँ। सीलिएट बोले तो ये इसकी अच्छे से इसके स्ट्रक्चर को देखो, इसके पूरे बॉडी के ऊपर ना छोटे 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 हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जिसे हम सीलिया कहते हैं, करेक्ट? तो इसीलिए इसे हम कहते हैं सीलिएट। ये कहाँ पाया जाता है? ये जनरली ना स्टैग्नेंट वाटर में पाया जाता है, जैसे पॉन्ड के ऊपर का जो स्टैग्नेंट वाटर जो इतना मूव नहीं कर रहा है, या फिर बेसिन के ऊपर के जो स्टैग्नेंट वाटर होता है, ऐसे जगहों पर ये ज़्यादा पाया जाता है। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का एक और बहुत ही मस्त एग्जाम्पल है, एंड दैट इज बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया सुनते ही दिमाग में आता है, ओ भाई बैक्टीरिया, अरे उसके तो पेट में बैक्टीरिया हो गया था, उसको ये बीमारी हो गई थी बैक्टीरिया से, राइट? अब बैक्टीरिया, बहुत सारे बैड बैक्टीरिया तो होते हैं, बट कई सारे गुड बैक्टीरिया भी होते हैं, या सो बैक्टीरिया भी यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये कई तरह के शेप्स और साइजेस में पाए जाते हैं। इनकी एक खास बात ये है कि अर्थ के जो शुरू के जो फर्स्ट लाइफ फॉर्म्स थे, ये उनमें से एक है। एकदम सोचो, अर्थ में तब हम लोग कोई नहीं थे, एकदम शुरुआत के जो लाइफ फॉर्म्स थे उनमें से एक बैक्टीरिया था। तो भाई स्पेशल तो है, थोड़ी स्पेशल ट्रीटमेंट देनी तो बनती है कि नहीं? बैक्टीरिया मिलता कहाँ पे है? कई जगहों में, इनफैक्ट सभी जगहों में मिलता है, ऐसे बोल सकते हो। सॉइल में मिलता है, वाटर में मिलता है, प्लांट्स के अंदर मिल जाता है, एनिमल्स के अंदर मिल जाता है, ह्यूमन बॉडीज के अंदर मिल जाता है। तो सभी जगह हमें लगभग बैक्टीरिया मिल ही जाता है, ठीक है? तो ये तो कहानी थी हमारे यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की। बात अगर करें मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की, तो जैसा कि मैंने बताया, मल्टी सेल्यूलर मतलब बहुत सारे सेल्स हैं। अब घर में अगर बहुत सारे लोग हैं तो क्या होता है? पता है क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर। यस, सो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि जितना ही फंक्शंस है ना वो बांट दिए जाते हैं कि भाई घर में 10 लोग रहते हैं, चलो 3 लोग मिलके सारे बर्तन साफ करो, 2 लोग मिलके पूरे घर की सफाई करो, बाकी 2 लोग मिलके कुछ और काम कर लो, कपड़े धो लो, राइट? तो इसे कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, राइट? तो वैसा ही कुछ होता है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर कि कुछ सेल्स साथ में मिल करके कहते हैं कि चलो ठीक है हम डाइजेशन का काम निपटा लेते हैं, कुछ और सेल्स साथ में करके कहते हैं चलो ठीक है फिर हम रेस्पिरेशन का काम निपटा लेते हैं, तो कहीं कुछ और सेल्स कहते हैं कि चलो हम एक्सक्रीशन का काम निपटा लें, है ना? तो इस तरीके से जो सेल्स हैं वो अलग अलग काम को आपस में बांट लेते हैं, जिसे हम डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल हम खुद हैं यार।
है ना। सो प्लांट्स, एनिमल्स, हम सभी क्या है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है। इसीलिए आप देखोगे ग्रेजुअली जब हम बायो में थोड़ा और जाएंगे डीप में, तो आप देखोगे जब हमारे जो बॉडी के जो सिस्टम्स है उनके हम फंक्शनिंग की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि यार सेल्स तो कितने तरह तरह के हैं हमारे बॉडी के अंदर। इनफैक्ट लेट मी टेल यू कि सेल्स बहुत तरह के होते हैं। अगर हम अपनी बॉडी के अंदर की बात करें तो जब आप नर्व सेल को देखोगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। जब आप मसल के सेल को देखोगे तो वो कुछ अलग दिखेगा। जब आप स्पर्म सेल को देखोगे तो वो कुछ अलग ही दिखता है। जब आप ओवम को देखोगे तो वो कुछ अलग ही दिखता है। तो हमारी बॉडी के अंदर ही जो अलग अलग सेल्स हैं तो कई वैरायटी के हैं, मतलब उनके शेप्स भी अलग है, उनके स्ट्रक्चर भी अलग है, राइट। तो इस तरीके से बना होता है एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। अब ये भी बताओ कि सेल के अंदर क्या होता है। तो भाई सेल के अंदर कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें कहते हैं हम सेल ऑर्गेनेल्स। कोई भी सेल जिंदा रहता है या फिर अपने सारे फंक्शंस परफॉर्म कर पाता है किसकी वजह से, इन सेल ऑर्गेनेल्स की वजह से। सभी सेल्स में लगभग सेम सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ कि उस सेल का फंक्शन क्या है। जैसे मान लो चाहे हम एक रिप्रोडक्टिव सेल की बात कर रहे हैं या फिर हम एक मसल सेल की बात कर रहे हैं या फिर हम एक नर्व सेल की बात कर रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। सभी सेल के अंदर लगभग वही सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन से सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल के अंदर, है ना। तो चलो सेल के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पे थोड़ा सा फोकस डालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखोगे सेल है भाई इतनी इंपॉर्टेंट सी चीज है तो इसकी प्रोटेक्शन की भी जरूरत है। तो भाई कुछ कुछ बाउंड्री या वॉल्स तो होना बनता ही है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ये कुछ ऐसे वॉल्स होते हैं सेल के बाहर। इसके अलावा सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म, एक फ्लूइड के तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनल्स एम्बेडेड होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस। तो इस तरह के कई सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा एजेंडा क्या है, इन सारे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में डिटेल में समझना, इनका स्ट्रक्चर, इनका फंक्शन, ये क्यों होते हैं सेल में, क्या काम करते हैं ये सारी बातें अभी हम करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, जिसे सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ये एक थिन डेलिकेट लिविंग मेम्ब्रेन होता है या फिर लिविंग आउटर वॉल होता है सेल के बाहर, ठीक है। इसका काम क्या होता है, इसका मेन काम होता है टू एंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ द सेल। अब भाई सेल इतनी इंपॉर्टेंट सी चीज है तो इसका प्रोटेक्शन तो बनता है कि नहीं। अब देखो ये प्रोटेक्ट कैसे करता है। ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ये एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। अब दो बड़े बड़े वर्ड्स आ गए, सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब क्या है, नाम पे फोकस करो, वर्ड पे फोकस करो, सिलेक्टिवली, यानी कि ये सिलेक्टिव लोगों की एंट्री अलाउ करता है। इट इज लाइक कि आप जिस घर में रहते हो या फिर आप जिस सोसाइटी में रहते हो उसके बाहर मेन गेट पर सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। उनका काम क्या होता है, प्रोटेक्ट करना। उनका काम यही होता है कि भाई अंदर घर में जो लोग हैं वो उनकी प्रोटेक्शन करते हैं। कैसे, जो भी लोग आपके सोसाइटी के अंदर घुसेंगे वो चेक करते हैं कि भाई ये घुसने लायक है या नहीं। अगर अच्छा बंदा है, अगर आपके फैमिली का बंदा है, आपका फ्रेंड है, तो वो अलाउ करता है, बाकी लोगों को अलाउ नहीं करता है। यानी कि वो सिलेक्टिवली लोगों की एंट्री एग्जिट को कंट्रोल करता है। ठीक वही काम करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसाइड करता है, वो सिलेक्टिवली एंट्री एग्जिट अलाउ करता है मटेरियल्स का इनटू द सेल, एंड दैट इज हाउ इट एंश्योर्स प्रोटेक्शन ऑफ द सेल। अब बच्चों जैसे ही यहाँ पर हम मूवमेंट की बात कर रहे हैं कि भाई कौन सा पार्टिकल को अलाउ करेगा, कौन सा पार्टिकल को अलाउ नहीं करेगा, जैसे ही हम इस मूवमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर आ जाते हैं दो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक डिफ्यूजन और दूसरा ऑस्मोसिस, ठीक है। डिफ्यूजन हम किसे कहते हैं, डिफ्यूजन हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ गैसेस, यानी कि गैसियस एक्सचेंज बिटवीन टू सेल्स या फिर बिटवीन अ सेल एंड इट्स सराउंडिंग, ठीक है। एक सेल और उसके सराउंडिंग या फिर एक सेल और दूसरे सेल के बीच में जो गैस का एक्सचेंज हो रहा है, मतलब गैस का जो मूवमेंट हो रहा है, उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। और ठीक उसी तरीके से अगर हम उस पानी के मूवमेंट की बात करें तो उसके लिए जो टर्म यूज होता है दैट इज ऑस्मोसिस। तो बच्चों डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होने का, ठीक है। डिफ्यूजन बोले तो जब गैसेस का मूवमेंट होता है, डिफ्यूजन मतलब जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सारे गैसेस हैं। इनका मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है, जहाँ पे इनका हायर कॉन्सेंट्रेशन है वहाँ से वहाँ होता है जहाँ पर इनका कॉन्सेंट्रेशन लोअर है। इसको सिंपल तरीके से याद रखना है। अब यार मान लो दो लोग हैं, ठीक है। एक बंदे के पास बहुत सारा पैसा है, दूसरे बंदे के पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर पैसे का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होना चाहिए। भाई जिसके पास ऑलरेडी 10 रुपए हैं वो क्या ही देगा, लेकिन जिसके पास लाख रुपए है वो तो कुछ दे सकता है, राइट। तो यानी कि पैसे का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ हो रहा है, जहाँ ज्यादा है
से जहां कम है वहां पर। ठीक उसी तरीके से गैसेस का ट्रांसफर कहां से होता है, जहां पे हायर कॉन्सेंट्रेशन है टू जहां पे लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, और इसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक उसी तरीके से ऑस्मोसिस क्या होता है, मैंने क्या बोला था, ऑस्मोसिस मतलब किसका मूवमेंट, वाटर का। अब आप खुद बताओ वाटर का मूवमेंट कहां से कहां होगा, जहां पर वाटर का हायर कॉन्सेंट्रेशन है टुवर्ड्स जहां पर वाटर का लोअर कॉन्सेंट्रेशन है। एग्जैक्टली, एंड दैट इज ऑस्मोसिस। जब हम ऑस्मोसिस डिस्कस कर रहे हैं तो यहां पर हम 3 डिफरेंट सिनेरियोस डिस्कस करेंगे। पहला सिनेरियो, अगर हम सेल को एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर डाल दें। हाइपोटोनिक मतलब, हाइपो मतलब लेस, ठीक है, हाइपोटोनिक मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कम सॉल्यूट है, जिसमें लेस सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, तो खुद सोचो कोई भी सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट कम है, इसका मतलब क्या ज्यादा है, वाटर ज्यादा है, राइट। अब हमने सेल को क्या किया, एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया। अब आप मुझे सिंपल बताओ वाटर का मूवमेंट कहां से कहां होगा, बताओ, सोच के बताओ, वाटर कहां से मूव करेगा, जहां वाटर ज्यादा है। मेरा जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, हाइपोटोनिक, यानी कि उसमें सॉल्यूट कम है, यानी कि उसमें वाटर ज्यादा है, राइट। तो यानी कि वाटर का मूवमेंट कहां होगा, इनटू द सेल। वाटर जो है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से सेल के अंदर मूव करेगा, क्योंकि सेल के अंदर वाटर कम है, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जहां पे सॉल्यूट कम है वहां पर वाटर ज्यादा है, तो इसीलिए वाटर विल मूव इनटू द सेल। एज अ रिजल्ट क्या होगा, जो मेरा सेल है वो क्या होने लग जाएगा, बलून की तरफ फूलने लग जाएगा, क्योंकि उसके अंदर वाटर आ रहा है, राइट। तो सेल मेरा स्वेल होने लगेगा। ठीक है, सो ऐसा होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ, कभी घर पे ट्राई करके देख सकते हो। अगर आप किशमिश को पानी में डुबो के रख देते हो बहुत देर तक, तो क्या होता है, वो स्वेलन अप हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर पानी उसके अंदर आ जाता है। पानी अंदर क्यों आ जाता है, क्योंकि किशमिश के अंदर पानी कम था, लेकिन किशमिश को आपने पानी में डाल दिया तो वहां पे बहुत सारा पानी था, तो पानी जहां ज्यादा था वहां से किसके अंदर आ गया, जहां कम था। तो इसीलिए क्या हुआ, यहां पर द किशमिश हैड स्वोलन अप। अब दूसरा सिनेरियो, अगर मैं सेल को डाल दूं एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपरटोनिक, हाइपर मतलब ज्यादा, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यानी कि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है। ठीक है, तो अब वाटर कहां से कहां मूव करेगा, अब वाटर सेल में से बाहर मूव करेगा, राइट, क्योंकि बाहर का जो सॉल्यूशन है उसमें पानी कम है, तो इसीलिए वाटर सेल के अंदर से निकलने लगेगा। तो एज अ रिजल्ट मेरा सेल कैसा हो जाएगा, सेल मेरा श्रिंक कर जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब सबको याद रहेगा ना, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में मेरा सेल स्वेल करता है, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में मेरा सेल क्या करता है, श्रिंक करता है। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं, वेरी गुड। इसके एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, जैसे ग्रेप्स है, राइट, अंगूर, उसके अंदर ना ऑलरेडी वाटर होता है, लिक्विड होता है, उसके अंदर पानी होता है। उसे अगर आप ऐसे ही बाहर छोड़ दो काफ़ी टाइम तक, तो आप क्या नोटिस करोगे, वो काइंड ऑफ सूखने लग जाता है। वो सूखने क्यों लग जाता है, क्योंकि उसके अंदर का जो पानी है वो उसके सराउंडिंग्स में मूव कर जाता है, राइट, एंड दैट इज व्हाई इट श्रिंक्स। तीसरा सिनेरियो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो बोले तो बराबर, बराबरी का जमाना है भाई। आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोले तो कि उस सॉल्यूशन के अंदर जो है ना, मतलब हमने जब सेल को आइसोटोनिक में डाल दिया, वहां पर वाटर जितना सेल के अंदर है उतना ही उस सॉल्यूशन में है, तो बराबरी का टाइम है। अब बराबरी का टाइम है तो भाई वाटर क्या करे, मैं तो इधर भी जितना हूँ उधर भी उतना हूँ, तो मैं किधर नहीं जाता। मतलब दो जो लोग थे, अगर इसके पास 50 रुपए थे तो इसके पास भी 50 रुपए थे, तो फिर पैसे ट्रांसफर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दोनों इक्वली अमीर है और दोनों इक्वली गरीब है ना। तो ऐसे केस में क्या होता है, देयर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर एट ऑल। तो बच्चों अब बात करेंगे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में, एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इनफैक्ट आप अपने सीनियर क्लासेस में जाके भी इसको और डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, तो इसीलिए बेस अभी से मजबूत बना लो। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ये बना होता है लिपिड्स और प्रोटीन से। अब जैसे कि मैंने बताया, सेल तो अपने आप में ही इतनी छोटी सी चीज है, तो सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ऑब्वियसली हम नेकेड आई से तो देख सकते ही नहीं है, इसे हम सिर्फ देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के हेल्प से। इनफैक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड और प्रोटीन का जो ये स्ट्रक्चर होता है इसे कहा जाता है लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर। क्या होता है ये, चलो डिटेल में समझते हैं। अब भाई लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर समझने के लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि लिपिड्स क्या होते हैं। अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। लिपिड्स होते हैं ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते हैं, वाटर में इनसॉल्यूबल होते हैं। लिपिड्स क्या क्या काम कर सकते हैं, एनर्जी स्टोर कर सकते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन को बना सकते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो कि अपने आप में नैनो टेक्नोलॉजी में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल पाया गया है।
लिपिड्स के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो हम नोटिस करते हैं कि लिपिड्स दो तरह के होते हैं। कुछ लिपिड्स होते हैं पोलर, यानी कि वो हाइड्रोफिलिक होते हैं। हाइड्रो बोले तो वाटर, फिलिक बोले तो प्यार, अट्रैक्शन, मतलब वो वाटर लवर होते हैं, वाटर के प्रति वो खींचे चले जाते हैं, वाटर के प्रति वो अट्रैक्टेड होते हैं। ठीक है, ये एक तरह के लिपिड्स होते हैं। दूसरे होते हैं नॉन पोलर लिपिड्स, जो कि हाइड्रोफोबिक होते हैं। भाई पानी से डर है, फोबिया है, तो पानी देखा भागो, राइट। तो इस तरह से दो तरह के लिपिड्स होते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में इस लेवल पे आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं एक हल्का सा आइडिया दे रही हूँ ताकि लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर का ना थोड़ा सा आइडिया लग जाए। ठीक है, कुछ ऐसे लिपिड्स भी होते हैं जिनमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों तरह के एंड्स उसमें होते हैं। मतलब उसका एक एंड हाइड्रोफिलिक होता है जिसे वाटर से प्यार होता है, दूसरा एंड हाइड्रोफोबिक होता है जिसे वाटर से बिल्कुल नफरत होती है, राइट। और इस तरह के लिपिड्स को हम कहते हैं एम्फीपैथिक लिपिड्स। डे टू डे लाइफ में जो नाम हम सुनते आते हैं, वैसे नामों में से अगर मैं आपसे कहूँ कि लिपिड का एक एग्जाम्पल दो, तो बता सकते हो कौन सा एग्जाम्पल है लिपिड का? कोलेस्ट्रॉल इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ लिपिड। चलो अब आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा क्या था हमारा? लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर समझना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर कहते हैं, और ऐसा क्यों कहते हैं वो बताती हूँ अब मैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने के लिए जो लिपिड्स आते हैं वहां पर, वो कैसे वाले लिपिड्स होते हैं? वो होते हैं एम्फीपैथिक लिपिड्स, यानी कि इन लिपिड्स का एक एंड जो है वो हाइड्रोफोबिक होता है और दूसरा एंड हाइड्रोफिलिक होता है। तो अगर इनकी अरेंजमेंट को आप ध्यान से देखो तो आप देखो ये जो पूंछ सी बनी हुई है ना, वो इसका हाइड्रोफोबिक एंड है, और ऊपर जो आप राउंड शेप देख रहे हो दैट इज द हाइड्रोफिलिक एंड। ठीक है, तो आप क्या नोटिस करोगे? ऊपर एक लेयर है, एक लिपिड का लेयर है जिसका हाइड्रोफोबिक एंड नीचे की तरफ है, उसके नीचे एक और लिपिड का लेयर है जिसका हाइड्रोफोबिक एंड ऊपर की तरफ है। बेसिकली लिपिड के दो लेयर्स हैं अरेंज्ड इन सच अ वे कि बीच वाला जो रीजन है दैट इज हाइड्रोफोबिक, और ऊपर का जो लेयर है और नीचे का जो लेयर है दैट इज हाइड्रोफिलिक। तो बेसिकली इसमें लिपिड के कितने लेयर्स हैं? दो लेयर्स हैं, राइट। इसीलिए बाई लेयर। बात समझ में आ रही है? लिपिड बाई लेयर स्ट्रक्चर नाम इसीलिए पड़ा है। ठीक है, सिर्फ लिपिड्स बनाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। अब ये जो दो लिपिड के लेयर का जो स्ट्रक्चर है, इसमें कंटिन्यूअस तरीके से प्रोटीन्स जो है एम्बेडेड होते हैं, राइट। जैसे एक केक के अंदर चेरी उसमें एम्बेडेड होता है, राइट, इधर उधर इधर उधर, राइट। तो उसी तरीके से ये जो लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर है इसके अंदर एम्बेडेड होते हैं प्रोटीन्स, और इस तरीके से बनता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर। वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में इतनी बातें करने के बाद ये जानना तो एक बार बनता ही है वापस से कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सिग्निफिकेंस क्या हुआ। बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। सबसे पहला सिग्निफिकेंस कि ये सेल को प्रोटेक्शन इंश्योर करता है। दूसरा सिग्निफिकेंस ये कि ये सब्सटेंसेस का मूवमेंट अलाउ करता है, जैसे गैसेस या वाटर जो मूवमेंट जो होती है ये किसके अक्रॉस होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस होती है। इतना ही नहीं, कुछ ऑर्गेनिजम्स में ये एक और इंटरेस्टिंग रोल प्ले करता है, जैसे कि ये खाना खाने में भी मदद करता है कुछ ऑर्गेनिजम्स में। यस, और ऐसा ये क्यों कर पाता है? बिकॉज इट इज फ्लेक्सिबल। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम एमीबा की बात करें तो मैंने पहले ही बताया था कि एमीबा का ना शेपलेस होता है, एमीबा कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती है। ऐसा क्यों पॉसिबल होता है? क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल है, वो अपने शेप को चेंज कर सकता है। तो अब देखो कितना इंटरेस्टिंग है, इसको बहुत ध्यान से देखो। अब एमीबा को लगी है भूख, उसको आसपास कोई फूड पार्टिकल दिखा, तो देखो अमीबा कितना स्मार्टली खाना खाता है। तो क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, ये अपने शेप को एडजस्ट करके उस पार्टिकल को यूं पकड़ता है और बस गप से खा गया, राइट। इनफैक्ट दिस इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। एंडो मतलब इनसाइड, तो खाने को अंदर अपने हजम कर लिया, राइट। सो दिस इज एंडोसाइटोसिस इन अमीबा, और एंडोसाइटोसिस में किसने मदद की? फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये भी एक तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक फंक्शन हो गया। तो चलो भैया अब डिस्कस करते हैं हम एक और लेयर की, एक और वॉल की, जिसे हम कहते हैं सेल वॉल। अभी तक बात कर रहे थे सेल मेम्ब्रेन की या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जो कि प्लांट और एनिमल सेल्स दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, अभी हम बात करने वाले हैं सेल वॉल के बारे में, जो सिर्फ प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, सेल वॉल कैसा होता है? सेल वॉल रिजिड होता है, फ्लेक्सिबल बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, वो एकदम रिजिड। क्यों होता है रिजिड? क्योंकि ये सेल्यूलोज से बना होता है, और सेल्यूलोज क्या होता है? रिजिड चीजें बनाता है। ठीक है, चलो भाई, रिजिड होता है। ये होता कहाँ पे है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर होता है, यानी कि प्लांट सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट लेयर नहीं है, उसके भी बाहर एक रिजिड कवरिंग है जिसे हम कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल
मूवमेंट, पार्टिकल्स का मूवमेंट अलाउ करता है, नहीं करता है, क्या करता है? ये एक्चुअली फुल्ली परमिएबल होता है। सेल वॉल इज फुल्ली परमिएबल, यानी कि ये सबको अंदर आने देता है। तो इसीलिए सेल वॉल का पर्पस क्या हुआ? एक तरीके से सेल वॉल चूंकि रिजिड है तो ये एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ कवरिंग तो दे देता है, बट कौन आ रहा है कौन जा रहा है उससे से कोई मतलब नहीं होता। ये सबको बोलता है चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब अंदर आ जाओ। लेकिन रोकता कौन है? सेल वॉल के बाद कौन आता है? सेल मेम्ब्रेन आता है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आता है, जो कि सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलता है नहीं, ऐसे नहीं, रुको, अपना आईडी कार्ड दिखाओ, राइट। तो बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है कंट्रोल करता है कि भाई किसे अंदर आना है किसे नहीं आना है वगैरह, बट सेल वॉल जो है ये फुल्ली परमिएबल होता है, ये सबको आने देता है। तो बच्चों ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि सेल वॉल जो है, कभी कंफ्यूज मत हो जाना, सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में ही पाया जाता है। तो चलो भाई अब ये देखते हैं कि ये जो सेल वॉल है इसका मेन फंक्शन क्या है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन तो प्रोटेक्शन वगैरह सब कुछ देख ही रहा था, तो ये एडिशनल जो सेल वॉल है वो भी प्लांट्स में है, इसका मेन काम क्या है बताओ, सोचो। सेल वॉल की खासियत क्या है कि ये रिजिड है, तो इसीलिए ये क्या करता है, ये प्लांट्स को जो है ना एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है, राइट। प्लांट्स के स्ट्रक्चर को जो स्ट्रेंथ आती है वो किससे आती है? वो इस रिजिड सेल वॉल की वजह से आती है। इतना ही नहीं, इसका एक फंक्शन और है। अगर किसी प्लांट सेल को आप एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दो तो क्या होगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में एनीवेज क्या होता है? वाटर सेल के अंदर घुसता है ना, तो जिसकी वजह से सेल क्या होगा? स्वेल होने लगेगा। अब आप सोचो कि सेल के अंदर और पानी और पानी और पानी गया तो सेल स्वेल होते 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 क्या होगा? बूम, बर्स्ट कर जाएगा, राइट। लेकिन ये जो सेल वॉल होता है ये सेल के बर्स्टिंग को प्रिवेंट करता है। कैसे? कुछ इस तरीके से, जैसे जैसे सेल स्वेल होता है, राइट, जैसे 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 वो फूलता जाता है तो उसके अंदर एक प्रेशर डेवलप होते रहता है। लेकिन तब सेल वॉल भी बोलता है कि भाई मैं यहाँ पे एक रिजिड बंदा खड़ा हूँ और मैं चुप खड़ा रहूँगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो वो एक काउंटर प्रेशर एक्सर्ट करता है और इसी तरीके से वो इसको बर्स्ट होने से प्रिवेंट करता है, राइट। तो मतलब कोई भी प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में बर्स्ट होने से प्रिवेंट कौन करता है? सेल वॉल। तो बच्चों सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों के बारे में हमने पढ़ लिया, तो एक हो जाए क्विक रिकैप। चलो बिल्कुल हो जाए। सेल वॉल की अगर हम बात करें तो ये पाए जाते हैं सिर्फ प्लांट सेल्स में, दूसरी तरफ सेल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं प्लांट सेल एज वेल एज एनिमल सेल्स में। अगर बात करें सेल वॉल की तो ये रिजिड होते हैं, सेल मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो ये थिन, डेलिकेट और फ्लेक्सिबल भी होते हैं। अगर बात करें सेल वॉल की तो ये नॉन लिविंग होते हैं, दूसरी तरफ सेल मेम्ब्रेन होते हैं लिविंग। सेल वॉल की अगर बात करें तो भाई ये परमिएबल होते हैं, सबकी एंट्री अलाउ करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ सेल मेम्ब्रेन जो है ये होते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल। तो बच्चों जिस तरह से हर मूवी का एक लीड कैरेक्टर होता है, राइट, तो उसी तरीके से सेल के अंदर भी एक लीड कैरेक्टर होता है और उसी स्ट्रक्चर की अब हम बात करने वाले हैं जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। एग्जैक्टली। तो एक ओवल या सर्कुलर शेप का स्ट्रक्चर होता है जो लगभग सेल के सेंटर के आसपास लोकेटेड होता है, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। इसे कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल भी कहा जाता है। कंट्रोल सेंटर मतलब ये कंट्रोल करता है पूरे सेल को, तो आप समझ ही रहे हो कितना क्रिटिकल है ये दो मेजर चीजों में अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक मूवमेंट और दूसरा रिप्रोडक्शन। जैसे ही पिक्चर में न्यूक्लियस आ गया वहीं पे हम फिर से सेल के एक और तरह के कैटेगराइजेशन की बात करेंगे। कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जहां पर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है जिन्हें हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। दूसरी तरफ कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है और उन्हें हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं और हमें डिस्टिंक्टली दिखते हैं अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स। दूसरी तरफ प्रोकैरियोटिक सेल्स में बहुत से सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं भी होते हैं। अगर बात करें यूकैरियोटिक सेल्स में तो वहां पर एक स्पेसिफिक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, मतलब न्यूक्लियस को सराउंड करने वाला एक मेम्ब्रेन होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में ऐसा कुछ होता नहीं है। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिस रीजन को बाउंड करता है उसी रीजन में लाई करता है डीएनए और प्रोटीन्स। दूसरी तरफ प्रोकैरियोटिक सेल्स में अगेन चूंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं होता है तो बेसिकली ऐसा कोई स्पेसिफिक वेल डिफाइंड जगह नहीं होती है, बट यहाँ पर रैंडमली एक ऐसा जगह होता है जहाँ पर इस तरह के प्रोटीन्स और डीएनए पाए जाते हैं और इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ऐसा कोई वेल डिफाइंड जगह नहीं होता है जहाँ पे डीएनए या प्रोटीन्स वगैरह पाए जाते हैं। इनफैक्ट एक अनडिफाइंड रीजन होता है जहाँ पे न्यूक्लिक एसिड ज्यादा होता है और उसे कहा जाता है न्यूक्लियोइड। तो अगर एग्जाम्पल्स की बात करें यूकैरियोटिक सेल्स तो जितने भी प्लांट या एनिमल सेल्स हैं दे आर ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो बैक्टीरिया इज वन एक्सेलेंट एग्जाम्पल।
तो चलो बच्चों अब बात करते हैं न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे एक डबल लेयर की कवरिंग जो न्यूक्लियस के चारों तरफ होती है, जिसे कहा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर छोटे छोटे होल्स या फिर पोर्स होते हैं, जिसके थ्रू न्यूक्लियस के अंदर से सामान जो है वो बाहर आ सकता है। तो इन्हें कहा जाता है न्यूक्लियर पोर्स। अब आप सोच रहे हो कि कौन सा सामान बाहर आता है, अभी पता चलेगा थोड़ी देर में, ठीक है। अच्छा, अब इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। कूल। अब न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एम्बेडेड होते हैं एक और स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस एक हो सकता है, न्यूक्लियोलस एक से अधिक भी हो सकता है। न्यूक्लियोलस जो होता है ये आरएनए और प्रोटीन से बना होता है और यही वो जगह है जहां पर राइबोसोम फॉर्मेशन टेक प्लेस करता है, ठीक है। और यही राइबोसोम को जब न्यूक्लियस से बाहर जाना होता है तो वो किसके थ्रू जाता है, न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू। राइबोसोम का एग्जैक्टली क्या काम है, राइबोसोम, प्रोटीन सिंथेसिस, सारी लिंक्ड चीजें हैं, इनके बारे में डिटेल में आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है। इनफैक्ट अभी भी धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप काफी चीजें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। तो चलो देखते हैं न्यूक्लियोलस के बाद कौन सा स्ट्रक्चर आएगा। अब बात करेंगे क्रोमैटिन के बारे में। क्रोमैटिन होते हैं थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो पाए जाते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। न्यूक्लियोप्लाज्म में ये एम्बेडेड होते हैं। ये किस चीज के बने होते हैं, दे आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए बोले तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए बोले तो राइबोन्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियर प्रोटीन्स। तो ये जो क्रोमैटिन होते हैं ये हमें तब देखने को मिलते हैं जब सेल अपने रेस्टिंग स्टेज में हो। रेस्टिंग स्टेज बोले तो जब सेल आराम फरमा रहा है, बिल्कुल रेस्ट कर रहा है, उसका डिवाइड करने का कोई मूड नहीं है, ठीक है। लेकिन जब यही सेल डिवाइड करने के मूड में आ जाता है, यानी कि एक सेल डिवाइड करके एक से अधिक सेल्स बनाने के मूड में जैसे ही आ जाता है, तो ये जो थिन थ्रेड लाइक क्रोमैटिन होते हैं ये सारे एक जगह जमा होके रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स बना देते हैं, जिन्हें हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। यस, सो क्रोमोसोम्स होते हैं रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर। और ये कब पाए जाते हैं, जब सेल डिवाइड करने वाला है। ये किस चीज से कंपोज्ड होते हैं, ये कंपोज्ड होते हैं डीएनए और न्यूक्लियर प्रोटीन से, और इनमें छुपा होता है इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस। एग्जैक्टली, ये जो हम अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं, ये जो हमारे बच्चों में कुछ हमसे सिमिलैरिटी होती है, ये जो सिमिलैरिटी कैरी फॉरवर्ड होती है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे, कहाँ से होता है, ये जो जेनेटिक ट्रांसमिशन होता है कैरेक्टर्स का, वो कहाँ से आता है, वो छुपा होता है, वो सारी इंफॉर्मेशन छुपी होती है इन्हीं क्रोमोसोम्स के अंदर। तो बच्चों न्यूक्लियस के बारे में हमने इतनी सारी बातें की और हमने देखा कि यार न्यूक्लियस के अंदर तो बड़ी कमाल कमाल की चीजें हैं, है ना। तो न्यूक्लियस इतना सिग्निफिकेंट है बेसिकली दो कारण से। पहला, ये मदद करता है मूवमेंट में, दूसरा ये मदद करता है रिप्रोडक्शन में। अब आप पूछोगे मूवमेंट में कैसे, किसके मूवमेंट में मदद करता है, तो मूवमेंट ऑफ राइबोसोम्स फ्रॉम न्यूक्लियोलस थ्रू द न्यूक्लियर पोर्स इनटू द साइटोप्लाज्म। क्योंकि राइबोसोम्स बनता कहाँ पे है, न्यूक्लियोलस के अंदर। न्यूक्लियोलस से ये न्यूक्लियस के बाहर कैसे आता है, न्यूक्लियर पोर्स के हेल्प से। जो छोटे छोटे जो पोर्स थे, जो छोटे छोटे होल्स थे, उसके थ्रू ये आता है कहाँ, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो सबसे पहला तो इसका बेनिफिट या सिग्निफिकेंस ये होता है कि ये राइबोसोम के मूवमेंट में मदद करता है, राइबोसोम बनता भी इसी के अंदर है, ठीक है। दूसरा होता है रिप्रोडक्शन, सेल्यूलर रिप्रोडक्शन। कैसे, अभी अभी मैंने बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है क्रोमोसोम्स, जो सेल डिवीजन में एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है, राइट। क्रोमैटिन जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सारे कंडेंस हो जाते हैं जैसे ही सेल डिवाइड करने के मूड में आता है और बना देते हैं क्रोमोसोम्स। इन क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं जीन्स, और ये जो जीन्स होते हैं ये डिसाइड करते हैं हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। इसीलिए जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन होता है तो जो बच्चे पैदा होंगे उन बच्चों में अपने पेरेंट्स के कौन से ट्रेट्स आएंगे ये कौन डिसाइड करता है, जीन्स। और जीन्स कहाँ पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स में। क्रोमोसोम्स कहाँ होता है, न्यूक्लियस में। तो भाई हुआ ना न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट। तो चलो भाई, न्यूक्लियस के बाद अब हम बात करने वाले हैं अबाउट साइटोप्लाज्म। साइटो बोले तो सेल, प्लाज्म बोले तो, प्लाज्म जो वर्ड है ना वो प्लाज्मा, फ्लूइड, सभी फ्लूइड्स के लिए हम ये प्लाज्म यूज करते हैं। अभी अभी बताया था न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है वो न्यूक्लियोप्लाज्म, तो सेल के अंदर जो फ्लूइड है दैट इज साइटोप्लाज्म। तो ये जो साइटोप्लाज्म होता है इसमें लगभग 80% तो वाटर ही होता है, लेकिन ये हल्का सा विस्कस होता है। विस्कस बोले तो थोड़ा चिटचिटा, जैसे देखा होगा हनी काफी विस्कस होता है, राइट। तो ये इतना विस्कस तो नहीं होता है बट हल्का सा लिटिल विस्कस होता है।
अच्छा, इसको साइटोसोल भी कहा जाता है, तो कभी कंफ्यूज मत हो जाना अगर साइटोप्लाज्म की जगह साइटोसोल यूज किया हुआ हो। इसकी खास बात क्या होती है कि यार यही तो वो फ्लूइड है जिसके अंदर सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स एम्बेडेड होते हैं, तो इंपॉर्टेंट तो यह है ही। तो भाई साइटोप्लाज्म का सिग्निफिकेंस क्या है? बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है इसका। सबसे पहले तो ये अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है। दूसरा सिग्निफिकेंस, ये अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है वेस्ट प्रोडक्ट्स को। अब ये कुछ समझ नहीं आया, अपने अंदर न्यूट्रिएंट भी डिसॉल्व कर लेता है, अपने अंदर वेस्ट प्रोडक्ट भी डिसॉल्व कर लेता है, तो क्या ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? वेल, बात तो ये अच्छी ही है, क्योंकि इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स ये डिसॉल्व करके रखता है, जब ऑर्गेनल्स को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है तो वो इसमें से ले लेते हैं। अब ऑर्गेनल्स के लिए जो भी वेस्ट सामान हो जाता है, जैसे हमारे घर में जो भी वेस्ट सामान होता है वो हम क्या करते हैं, डस्टबिन में डाल के, डस्टबिन बैग में डाल के घर से बाहर फेंक देते हैं। तो उसी तरह जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो कहाँ डाल देते हैं? साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म उनको भी अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। तो यानी कि ये अच्छी बात हुई, है ना। इसके अलावा साइटोप्लाज्म वो फ्लूइड है जिसके अंदर इतने सारे सेल ऑर्गेनल्स एम्बेडेड होते हैं, और ये सारे सेल ऑर्गेनल्स एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल एक सेल जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाता है। इतना ही नहीं, टू सम एक्सटेंट हम ये भी कह सकते हैं कि जो साइटोप्लाज्म होता है वो ओवरऑल सेल के शेप को कंट्रोल करता है। मतलब ये जो फ्लूइड है, जिस तरीके से ये फ्लूइड है उसी तरीके से हमारे सेल का लगभग शेप होता है, राइट। तो उसलिए हम कहते हैं कि ये टू सम एक्सटेंट सेल के शेप को भी कंट्रोल करता है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका ये भी होता है कि साइटोप्लाज्म में ना कुछ छोटे छोटे नॉन सॉल्यूबल पार्टिकल्स फ्लोट करते हुए हमें दिखते हैं, जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। और ये साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन मदद करते हैं इन सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब आप पूछोगे कि मैम सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोले तो? अब यार सिंपल सी बात है, ये सेल एक लिविंग चीज़ है, तो इसे लिव करने के लिए, इसे सर्वाइव करने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से आएगी? न्यूट्रिएंट से आएगी। कैसे? बाय ऑक्सीडेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट, जैसे नॉर्मली हमारे बॉडी के अंदर आती है, राइट। रेस्पिरेशन कैसे होता है? सेल लेवल पे, सेल्यूलर लेवल पे फूड का ऑक्सीडेशन होके जो एनर्जी जनरेट होती है वही एनर्जी हमसे सारे काम करवाती है, राइट। तो सेल के अंदर जब ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो वहाँ पर साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स जो होते हैं दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि साइटोप्लाज्म काम की चीज है। तो चलो अब कहानी शुरू करेंगे सेल ऑर्गेनल्स की। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि साइटोप्लाज्म के अंदर एम्बेडेड होते हैं बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स। और अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, कि ये जो सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं वो डिस्टिंक्ट सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, और इन ऑर्गेनल्स के अपने अपने मेम्ब्रेन से ये सराउंडेड होते हैं, ठीक है। तो चलो देखें कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। तो बच्चों, जिन सेल ऑर्गेनल्स के बारे में अभी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं वो हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। साथ ही साथ देखते चलो कि सेल में ये कहाँ पर लाई करते हैं, तो थोड़ी सी जान पहचान बन जाएगी। तो सबसे पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद गोल्जी एपरेटस, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। तो ये सारे ऑर्गेनल्स को हम लोग डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहला नंबर आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। यार नाम ही अपने आप में बहुत बड़ा और थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा नहीं है तो चीज भी कॉम्प्लेक्स है, वैसा वाला कॉम्प्लेक्स नहीं, मतलब बेसिकली ये एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स का। मतलब ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिनके बाहर मेम्ब्रेन है, और इस तरह के मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, उसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये कई शेप्स में पाए जाते हैं, जैसे कि ये ट्यूब्यूलर शेप में भी पाया जाता है, राउंड भी और ऑब्लॉन्ग भी। अलग अलग सेल्स में ये अलग अलग तरह के दिखते हैं बेस्ड ऑन इट्स फंक्शन। दो तरह के होते हैं ये, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो फटाफट नजर मारो एक बार कि प्लांट सेल में ये कैसा दिखता है और एनिमल सेल में ये कैसा दिखता है, राइट। सो प्लांट सेल में देखो 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 कहाँ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड देयर यू गो। एनिमल सेल में अगर देखो सो दैट्स द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर बात करें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ये रफ है, यानी कि इसका ऊपर का सरफेस रफ है। रफ किसने बनाया? राइबोसोम ने बनाया। देखो अगर ध्यान से इसके स्ट्रक्चर को देखो तो देखो ऊपर डॉट 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 स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, राइट। ये डॉट डॉट स्ट्रक्चर्स क्या है? ये राइबोसोम्स है। तो ये जो राइबोसोम्स इसके आउटर सरफेस में अटैच्ड होते हैं, इन राइबोसोम्स के प्रेजेंस की वजह से इसमें एक वो रफ वाली फीलिंग आती है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फंक्शन की बात करें तो इन राइबोसोम्स के अंदर क्या होता है? प्रोटीन्स का सिंथेसिस, प्रोटीन बनता है भाई, और प्रोटीन तो बहुत जरूरी है हमारे बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, है ना।
ओके अब चलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ की यानी कि यहाँ पर भैया राइबोसोम्स तो नहीं है, देखो आउटर सरफेस पूरा स्मूथ है, ठीक है। बट फिर यहाँ पे क्या होता है मैम, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता है, कुछ और तो हो सकता है, बिल्कुल होता है। तो यहाँ पर बनते हैं फैट्स और लिपिड्स। अब देखते हैं भाई सिग्निफिकेंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सिग्निफिकेंस तो होगा ही भाई, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने क्या देखा, रफ वाले में बनता है प्रोटीन्स, स्मूथ वाले में बनता है फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स। और ये जो प्रोटीन्स और लिपिड्स यहाँ पे बनते हैं, यही प्रोटीन्स और लिपिड्स काम आते हैं बहुत सारी जगहों पे, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने के लिए काम आते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर बताया था ना, जिसमें प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं, राइट। और इसे हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब कोई भी चीज का बनना, तो मेम्ब्रेन का बनना, दैट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बनना फ्रॉम लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये तो इसका एक सिग्निफिकेंस हो गया। दूसरा हो गया कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, ये एक बहुत ही अच्छे चैनल की तरह काम करता है टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स। किस तरह के मटेरियल्स, अब प्रोटीन्स ही ले लो, जो प्रोटीन्स राइबोसोम्स के अंदर बनता है, वही प्रोटीन्स को सेल के बाकी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करने में भी ये मदद करता है। इतना ही नहीं, इसकी एक और खासियत है, एक और सिग्निफिकेंस है कि ये पॉइजन्स और ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई भी करता है। अगला सेल ऑर्गेनेल है गोल्जी एपरेटस, जिसका नाम रखा गया है आफ्टर कैमिलो गोल्जी, जिन्होंने पहली बार इसे डिस्क्राइब किया था। ये है क्या, ये अगेन एक नेटवर्क है मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स का। वेसिकल्स बोले तो यूं समझ लो कि कोई सिस्ट टाइप की चीज है जिसके अंदर कुछ फ्लूइड भरा हुआ हो, इस तरह की सिस्ट टाइप स्ट्रक्चर या फिर सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं वेसिकल। तो ऐसे बहुत सारे वेसिकल्स का नेटवर्क जो पैरेलली स्टैक की तरह अरेंज्ड है, मतलब जैसे कॉइन का स्टैक होता है ना, एक कॉइन के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, तो स्टैक बनता है। उसी तरह से यहाँ पर क्या होता है, ये जो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स हैं, ऐसे बहुत सारे वेसिकल्स का नेटवर्क जो एक दूसरे के ऊपर पैरेलली ऐसे स्टैक बनाकर रखे हुए हैं, जिसे सिस्टर्न भी कहा जाता है। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है गोल्जी एपरेटस का। ये एनिमल सेल्स में पाया जाता है और एनिमल सेल्स में ये लोकेटेड होता है लगभग न्यूक्लियस के आसपास। तो देख लो ध्यान से यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं प्लांट सेल्स। तो प्लांट सेल्स में ये काफी फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इनफैक्ट प्लांट सेल्स में गोल्जी एपरेटस का एक दूसरा नाम भी है, विच इज डिक्टियोसोम्स। तो गोल्जी एपरेटस का सिग्निफिकेंस क्या है? वेल, गोल्जी एपरेटस आप समझ लो वो कुरियर वाले बंदे के जैसा है। जो कुछ भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर मैन्युफैक्चर होता है, उन सारे चीजों को डिस्पैच करता है गोल्जी एपरेटस, चाहे सेल के अंदर हो चाहे सेल के बाहर हो, डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है। इतना ही नहीं, ये लाइजोसोम्स जो कि एक सेल ऑर्गेनेल है, उसको सिंथेसाइज भी करता है। साथ ही साथ ये बहुत सारे सिक्रीशंस को स्टोर करता है, जैसे बहुत सारे एंजाइम्स, प्रोटीन्स, सेल्यूलोज, इन चीजों को ये स्टोर भी करता है। अगला ऑर्गेनेल है लाइजोसोम्स। सो लाइजोसोम्स होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स। आपने नोटिस किया होगा अभी तक अपने जितने सेल ऑर्गेनेल्स डिस्कस किए हैं, सभी मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, मतलब उनके बाहर एक मेम्ब्रेन बना होता है, ठीक है। तो ये भी मेम्ब्रेन बाउंड सैक होते हैं, जिसके अंदर भरा होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब आप सोच रहे होगे कि ये डाइजेस्टिव एंजाइम आता कहां से है? ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। एनिमल सेल में तो देखो लाइजोसोम आपको साफ साफ दिख ही रहा है, लेकिन प्लांट सेल में लाइजोसोम है या नहीं, वो थोड़ा डिस्प्यूटेड है। लाइजोसोम्स का सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइसोसोम पता है क्यों? क्योंकि इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, और ये डाइजेस्टिव एंजाइम समझ लो कुछ भी चीज को डाइजेस्ट कर जाते हैं, राइट। चाहे वो वेस्ट प्रोडक्ट्स हो या फिर कोई वर्न आउट ऑर्गेनल्स हो, मतलब कोई ऑर्गेनल्स जो खराब हो गया है, इन सब को ये डाइजेस्ट कर लेता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये पूरे सेल का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है। इतना ही नहीं, ये बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से भी डिफेंस प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन देता है। साथ ही साथ अगर कभी ऐसी सिचुएशन आए जब पूरा का पूरा सेल ही डैमेज हो चुका है, तो पता है लाइसोसोम्स क्या करता है? लाइसोसोम्स खुद जो है वो बर्स्ट कर जाता है, और जैसे ही लाइसोसोम खुद बर्स्ट करता है तो क्या निकलता है? उसके अंदर तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स ही एंजाइम्स है, तो ये एंजाइम्स लाइसोसोम के साथ पूरे सेल को डाइजेस्ट कर जाता है, राइट। और इसी वजह से लाइसोसोम को कहा जाता है सुइसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि ये खुद सुइसाइड करता है, खुद अपने आप को बर्स्ट कराता है। कब? जब वो
ये देखता है कि यार पूरा सेल डैमेज हो चुका है, तो पूरे सेल को डाइजेस्ट करना ज़रूरी है। तो ऐसे केस में वो अपना सैक्रिफाइस करता है, वो खुद सुसाइड करता है, एंड दैट इज वाई दे आर द सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। अगला ऑर्गेनल है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया देखना बहुत काम की चीज़ है, ये भी सारे ऑर्गेनल्स ही काम की चीज़ है वैसे तो, कोई कुछ करता है तो कोई कुछ और। इसी को तो कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, बताया था ना मैंने स्टार्टिंग में। ओके, सो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, ये डबल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होते हैं और ये रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं। कैसा दिखता है माइटोकॉन्ड्रिया देख लो, एनिमल सेल के अंदर कुछ ऐसा होता है माइटोकॉन्ड्रिया, प्लांट सेल के अंदर भी होता है ऑब्वियसली क्योंकि ये पावर हाउस है, तो प्लांट सेल के अंदर कुछ ऐसा दिखता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो चलो बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो आ जाओ माइटोकॉन्ड्रिया, बाहर निकल के आ जाओ, डिटेल में देखते हैं आपके स्ट्रक्चर को। सबसे पहले तो होता है इसका एक आउटर मेम्ब्रेन जो कि स्मूथ होता है और उसमें होता है पोर्स, छोटे छोटे होल्स होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं इनर मेम्ब्रेन पे। इनर मेम्ब्रेन जो होता है ये हाईली फोल्डेड होता है, देखो कैसे 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 फोल्ड्स बने हुए हैं, राइट। तो बहुत ही ज्यादा ये फोल्डेड होता है। ये फोल्डेड क्यों होता है, क्योंकि जितने ज्यादा फोल्ड्स उतना ज्यादा सरफेस एरिया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा एनर्जी जनरेट होगा। ठीक है, एनर्जी जनरेट, एनर्जी का करेंसी क्या होता है, जैसे हमारी करेंसी होती है रुपीज, राइट। भाई 10 रुपीज दे दो, 5 रुपीज दे दो, तो हमें समझ आ जाता है कि कितने पैसे चाहिए सामने वाले को, है ना। तो एनर्जी की करेंसी होती है एटीपी यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो इनर वाला जो मेम्ब्रेन है ये जितना ज्यादा फोल्डेड होगा उतना ही ज्यादा एटीपी जनरेट होगा। तो यहीं पे बातों बातों में मैंने ये भी बता दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, एनर्जी जनरेट करना। एग्जैक्टली इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ठीक है, ओके, स्ट्रक्चर पे बात करते हैं फिलहाल। तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर हम देखते हैं कि छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं जिन्हें कहा जाता है क्रिस्टे। ठीक है, अब ये कंपार्टमेंट्स क्यों बने हुए हैं, क्योंकि अगर ऐसे फोल्डेड स्ट्रक्चर में छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बना के हम एडजस्ट करें तो उतने ही जगह पे ज्यादा मेम्ब्रेन को हम एकोमोडेट कर सकते हैं, तो ज्यादा एनर्जी को हम जनरेट कर सकते हैं। तो इट इज लाइक कि मान लो कि आपके पास कोई सामान है, जिसको कोई रस्सी है आपके पास, ठीक है, आपके पास इतनी जगह है, ठीक है, और वो रस्सी भी इतनी लंबी है। एक ऑप्शन है कि आप उस रस्सी को ऐसे रख दो, तो इतने से लंबाई में आप एक ही रस्सी रख पाओगे। दूसरा ऑप्शन है आप उस रस्सी को ऐसे 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 करके फोल्ड करके इतने से जगह में एडजस्ट कर लो, तो क्या होगा, यहाँ से बाकी जगह में आप एक और रस्सी रख लोगे। यानी कि इनको फोल्ड करके छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देने से क्या होगा, उतने ही जगह में आप ज्यादा मेम्ब्रेन को एकोमोडेट कर पाओगे, ज्यादा एनर्जी जनरेट हो पाएगी। इसके बाद अगली चीज होती है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बोले तो ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। तो ये तो था ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। भाई माइटोकॉन्ड्रिया के सिग्निफिकेंस की अगर बात करें तो भाई बताने की जरूरत है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बना रहा है, पावर हाउस ऑफ द सेल है ना, तो ये तो इंपॉर्टेंट होना ही है इसको, है ना। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। इनकी खास बात ये होती है कि ये एनर्जी जनरेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। इसके अलावा इनकी एक खास बात और है कि ये अपने प्रोटीन्स खुद जनरेट कर लेते हैं। भाई इनको किसी पे डिपेंडेंसी बिल्कुल पसंद नहीं है, बट सवाल ये उठता है कि यार अपने प्रोटीन्स खुद जनरेट कर लेते हैं, बिल्कुल कर लेते हैं, क्योंकि इनके पास इनका खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, और हमें तो पता ही है राइबोसोम के अंदर ही होता है प्रोटीन सिंथेसिस। तो चलो बच्चों, अगला ऑर्गेनल है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स एक ऐसा ऑर्गेनल है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में पाया जाता है और एनिमल सेल्स में ये नहीं पाया जाता है। तो प्लास्टिड्स कई तरह के होते हैं, जैसे हम प्लास्टिड्स के अंदर ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, इन सब की बात करेंगे। अब मेजरली बच्चों प्लास्टिड्स दो कैटेगरी में आप बोल सकते हो कि ये क्लासिफाइड है। एक तो वैसे वाले प्लास्टिड्स जो कलरलेस होते हैं, उन्हें हम कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट्स। उनका मेजर काम क्या होता है, फूड का स्टोरेज, चाहे ऑयल हो, प्रोटीन हो, स्टार्च हो, उनको स्टोर करने में वो मदद करता है। दूसरी तरफ एक तरह के प्लास्टिड्स होते हैं जो कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि आप देखो प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स पे ध्यान दो, लीफ ग्रीन कलर का होता है, राइट, यानी कि उसमें कलर्ड प्लास्टिड है। सनफ्लावर येलो कलर का होता है, उसमें भी कलर्ड प्लास्टिड है। टमेटो रेड कलर का होता है, उसके अंदर भी कलर्ड प्लास्टिड्स हैं, राइट। तो इन्हें हम कहते हैं, ये जो कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं इनको हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट्स, ठीक है। अब वो वाले क्रोमोप्लास्ट्स जो ग्रीन कलर के होते हैं उनमें एक पिगमेंट होता है, उनमें एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, और उस तरह के क्रोमोप्लास्ट्स को हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, याद रहेगा सबको। क्लोरोप्लास्ट यानी कि ग्रीन कलर। तो क्लोरोप्लास्ट किस में होता है, लीफ में होता है, लीफ ग्रीन कलर का होता है ना।
तो जो ग्रीन कलर का पिगमेंट उसमें होता है वो होता है क्लोरोफिल, एंड क्लोरोफिल प्लेज अ वेरी क्रिटिकल रोल इन फोटोसिंथेसिस। एग्जैक्टली। और फोटोसिंथेसिस क्या है? प्लांट्स का खाना बनाने का प्रोसेस। यानी कि हम ये कह सकते हैं, हमारे घरों में खाना कहाँ बनता है? किचन में बनता है ना। तो हम कह सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो है ये पूरे सेल का किचन है, क्योंकि सेल का जो खाना बन रहा है वो कहाँ बन रहा है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर, एंड दैट इज व्हाई क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड द किचन ऑफ द सेल। अब बात करेंगे हम क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में। तो ओवरऑल अगर मुझे क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर का आइडिया देना हो तो इसमें होता कुछ यूं है कि बहुत सारे मेम्ब्रेन लेयर्स होते हैं जो एक मटेरियल में एम्बेडेड होते हैं, राइट। जैसे कि साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, उसी तरह से एक मटेरियल में एम्बेडेड होते हैं मेम्ब्रेन लेयर्स, ठीक है। तो ये जो मेम्ब्रेन लेयर्स हैं इन्हें कहा जाता है ग्राना, ठीक है। ग्राना में होते हैं मेम्ब्रेन लेयर्स। मेम्ब्रेन लेयर्स बोले तो मतलब बहुत सारे डिस्क शेप के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक के ऊपर एक स्टैक्ड होते हैं। जैसे कॉइन्स है, कॉइन्स भी डिस्क की तरह दिखते हैं, कुछ उसी तरह के दिखने वाले डिस्क होते हैं जो एक के ऊपर इस तरह से एक के ऊपर एक ऐसे स्टैक बनाए हुए होते हैं, एंड दे मेक अप द मेम्ब्रेन लेयर्स या फिर दे मेक अप द ग्राना। तो ये जो डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं इन्हें कहा जाता है थाइलेकॉइड्स, ठीक है। ग्राना ही वो वाला पार्ट है जिसके अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल, और हमें तो पता है क्लोरोफिल की वजह से ही क्लोरोप्लास्ट क्या है? किचन ऑफ द सेल है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे वाले पार्ट में। मैंने क्या बोला था? ये मेम्ब्रेन लेयर्स एम्बेडेड होते हैं एक मैट्रिक्स पे। तो ये जिस मटेरियल पे ये एम्बेडेड होते हैं उसे हम कहते हैं स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा बेसिकली एक होमोजीनियस मिक्सचर है जिसके ऊपर एम्बेडेड होते हैं ग्राना, ठीक है। तो मतलब क्लोरोप्लास्ट के दो मेजर पार्ट्स हैं, ग्राना और स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या है? वो मिक्सचर जो बेस बनता है, और ग्राना क्या है? वो मेम्ब्रेन लेयर्स जो स्ट्रोमा पे एम्बेडेड होता है, ठीक है। स्ट्रोमा के अंदर पाए जाते हैं बहुत तरह के फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स और स्टार्च ग्रेन्स जो फर्दर इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को इनेबल करते हैं। प्लास्टिड्स का सिग्निफिकेंस बताने की जरूरत है क्या? फोटोसिंथेसिस कराता है यार, खाना बनाने में मदद करता है, और क्या चाहिए, है ना। तो यही इसका वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फंक्शन है, दैट दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इतना ही नहीं, इनकी भी ये खास बात है, जो खास बात हमने माइटोकॉन्ड्रिया में देखी थी वही खास बात इनमें भी है कि ये अपने प्रोटीन्स खुद बना लेते हैं, क्योंकि इनके पास इनका खुद का डीएनए है और खुद का ही राइबोसोम भी है। साथ ही साथ ये प्लांट फूड बनाते तो हैं ही, साथ ही साथ उन्हें स्टोर करने में भी मदद करते हैं। तो बच्चों, इतने सारे सेल ऑर्गेनल्स पढ़ते पढ़ते हम आ चुके हैं हमारे लास्ट सेल ऑर्गेनल पे, विच इज वैक्यूल। तो वैक्यूल जो है ये होता है, आप समझ लो, एक सैक जो फ्लूइड फिल्ड है, मतलब एक सैक या फिर आप कह लो एक सिस्ट सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। वैक्यूल्स पाया जाता है, हाँ बिल्कुल, प्लांट सेल्स में भी होता है, एनिमल सेल्स में भी होता है, लेकिन दोनों में ये काफ़ी अलग दिखता है। एग्जैक्टली। तो पहले बात करते हैं एनिमल सेल्स की। अगर आप एनिमल सेल्स पे नज़र डालो तो देखो इसमें ना वैक्यूल्स छोटे साइज के होते हैं, छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। इनफैक्ट एग्जाम्पल देखते हैं, लेट्स टॉक अबाउट अमीबा। पहले भी बताया था मैंने, अमीबा, राइट, एक ही सेल होता है बेचारे के पास, वो एक ही सेल सारे काम कर देता है। अमीबा के इस सेल के अंदर अगर आप वैक्यूल्स पे ध्यान दो तो देखो इसमें एक फूड वैक्यूल है, इसमें एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। नाम से पता चल रहा है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इसको कॉन्ट्रैक्ट करके मूव करने में मदद करता है। फूड वैक्यूल ऑब्वियसली फूड में हेल्प करेगा इसको, बट इनके साइजेस देखो छोटे छोटे हैं। उसी तरह अगर हम पैरामीशियम की बात करें, यहाँ पर भी देखो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल दिख रहा है, डाइजेस्टिव वैक्यूल दिख रहा है, और ये भी छोटे छोटे साइजेस के हैं। एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रख लो कि भाई सारे एनिमल सेल्स में ना वैक्यूल्स होते भी नहीं हैं, मतलब कईयों में होते हैं तो छोटे होते हैं और कईयों में तो होते ही नहीं हैं। लेकिन वहीं जैसे ही मैं प्लांट सेल को पिक्चर में लेके आऊंगी तो वैक्यूल्स वहां पे होते हैं लार्ज साइज्ड, और वैक्यूल्स का वहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल भी होता है। रोल की बात तो चलो बाद में करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे वैक्यूल चूंकि इतना बड़ा है तो उसका जो मेम्ब्रेन उसको कवर कर रहा है वो भी काफी प्रोमिनेंटली दिख रहा है, तो इस मेम्ब्रेन को कहा जाता है टोनोप्लास्ट। वैक्यूल्स का सिग्निफिकेंस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहले बात करेंगे प्लांट सेल्स। सो प्लांट सेल्स में ये जो वैक्यूल्स होते हैं इनके अंदर रहता है सेल सैप। वैक्यूल्स का मेन काम होता है कि ये सेल्स को रिजिडिटी देता है, इसीलिए जो प्लांट सेल्स होते हैं ये काफ़ी रिजिड भी होते हैं,
राइट। इनफैक्ट हमने रिजिडिटी की बातें पहले भी की थी जब हमने ये कहा था कि यार प्लांट सेल्स में एक और चीज होती है जो एनिमल सेल्स में नहीं होती है। याद करो, मैं भी देखूं कितने ध्यान से सुन रहे हो मेरी बातें। एग्जैक्टली मैं बात कर रही हूँ सेल वॉल की, जो प्लांट सेल्स में होती है लेकिन एनिमल सेल्स में नहीं होती है, और वो भी चीज काफी रिजिड होती है जिसकी वजह से प्लांट सेल्स को मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिलती है। ठीक है, इसके अलावा वैक्यूल का और कोई काम है? बिल्कुल है। वैक्यूल स्टोरेज में भी मदद करता है, जैसे कि प्रोटीन्स, एमाइनो एसिड, शुगर जैसी चीजों को ये स्टोर भी करता है। तो चलो ये तो प्लांट सेल्स की बातें हो गई। एनिमल सेल्स का क्या? वैसे तो सब जगह होता ही नहीं है वैक्यूल्स, लेकिन जहां होता है वहां पर, जैसे मैंने बताया अमीबा, इसके अंदर फूड वैक्यूल होता है जो न्यूट्रिएंट्स को इंजेस्ट करने में मदद करता है। मतलब खाना दिखा तो झपट लो, खा लो, राइट। तो इसी में मदद करता है फूड वैक्यूल। उसी तरीके से अगर हम अदर प्रोटोजोन की बात करें, चाहे पैरामेशियम हो चाहे अमीबिया ही हो, वहां पर भी हम देखते हैं कि ये वाटर बैलेंस को मेंटेन करने में भी वैक्यूल्स मदद करते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स मैंडेटरी चीज नहीं है, ऑप्शनल है। तो कहीं कहीं पे है, कहीं कहीं पे नहीं है। तो बच्चों हमने सेल के बारे में इतना कुछ पढ़ा, सेल के सारे ऑर्गेनल्स के बारे में भी पढ़ा, और हमने देखा कि प्लांट सेल और एनिमल सेल पूरी तरह से सेम तो नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स थे जो प्लांट में थे तो एनिमल में नहीं थे, कुछ एनिमल में कुछ दूसरे फॉर्मेट में थे तो प्लांट में कुछ दूसरे फॉर्म में थे, राइट। तो आई थिंक इतना तो बनता ही है कि लेट अस डू अ क्विक रिकैप और अ क्विक डिस्टिंक्शन बिटवीन द प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल। प्लांट सेल आमतौर पर लार्जर इन साइज होता है व्हेन कंपेयर टू एनिमल सेल, एंड एनिमल सेल ऑफ कोर्स थोड़ा छोटे साइज का होता है। प्लांट सेल की अगर हम बात करें तो इनमें होता है सेल वॉल, और सेल वॉल एनिमल सेल में बिल्कुल नहीं होता है। अगर बात करें प्लांट सेल की तो यहां पर लार्ज साइज का वैक्यूल होता है जिसका जो मेम्ब्रेन है उसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, लेकिन वैक्यूल्स नंबर में कम होते हैं, राइट। क्वांटिटी वाइज कम होते हैं बट साइज वाइज बिग होते हैं। दूसरी तरफ एनिमल सेल्स में क्या होता है? वैक्यूल्स नंबर वाइज ज्यादा होते हैं, बहुत सारे होते हैं बट छोटे छोटे होते हैं। इनफैक्ट कई एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स नहीं भी होते हैं। प्लांट सेल्स की अगर बात करें तो यहां पर होते हैं प्लास्टिड्स। एग्जैक्टली, प्लास्टिड्स क्या होते हैं? किचन ऑफ द सेल। लेकिन एनिमल सेल्स की बात करें तो यहां प्लास्टिड्स नहीं होते हैं। अगर बात करें गोल्जी एपरेटस की, तो गोल्जी एपरेटस प्लांट सेल में डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में पाए जाते हैं और इनका एक अलग नाम भी है, डिक्टियोसोम्स। लेकिन एनिमल सेल्स की बात करें तो गोल्जी एपरेटस न्यूक्लियस के पास एक ही जगह में एक नेटवर्क के फॉर्म में पाया जाता है, और यहां पर तो बेचारे का नाम गोल्जी एपरेटस ही है। तो बच्चा पार्टी, इसी के साथ हम वहां पहुंचे हैं इस वीडियो के एंड तक। तो अगर आप मुझे अभी तक देख रहे हो, इसका मतलब द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के कॉन्सेप्ट्स हो चुके हैं क्रिस्टल क्लियर। और अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट्स में जरूर लिख के बताना कि कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर। मैं आपको जल्दी ही मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।